अरे जानकी, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारे पति ने तुमको दूसरे घर बुलाया है। इस घर में पानी भरने वाला है, तुम सब डूब जाओगी। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए और तुम कौन हो मुझे यहाँ से ले जाने वाली? तुम्हारा पति मेरे घर में काम करता है, उसने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। अब ज्यादा मत सोचो और मेरे साथ चलो। फिर जानकी अपने तीनों बच्चों को लेकर सुधा के पीछे तेज बहाव वाले पानी में निकल पड़ी। रास्ते में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अचानक पानी के तेज बहाव से जानकी के हाथों से दोनों बड़ी बेटियां छूटकर बह गईं और छोटी बेटी पास में रह गई। नहीं, मेरी बच्चियाँ, कोई बचाओ। सिया, आरुषि, कहाँ चली गई तुम लोग? जानकी पानी में अपने बच्चों के लिए फूट फूट कर आवाज मारती है, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो उसे नहीं मिल पाती। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर सुधा मुस्कुरा रही होती है। अब जाकर मुझे सुकून मिला है, बहुत दिन से इस मौके का इंतजार था। फिर सुधा जल्दी से जाकर बहती हुई बच्ची को उठा लेती है। अब तो मैं इसे वहाँ छोड़ूंगी जहाँ मुझे इसे छोड़ना होगा। सुधा उस बच्ची को लेकर एक गुफा के सामने पहुँची जहाँ भेड़िया रहती है। वो बच्ची को वहीं जमीन पर छोड़ देती है। अब इस बच्चे को ये भेड़िया खा जाएगी तो सारा जंजाल ही खत्म। सुधा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी भेड़िया वहाँ आती है और सिया को देखती है। बच्ची मासूम दिखती है, इसलिए भेड़िए ने उसे खाने के बजाय उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी बेटी सिया पानी में बहती हुई जा रही होती है कि तभी इतने में गिरधर नाम का व्यक्ति उसे उठा लेता है। अरे ये तो एक मासूम बच्चा है, लगता है तेज पानी के बहाव में बहती हुई यहाँ आ गई है। चलो अब मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे इसके बदले अच्छा दाम मिलेगा, पर मुझे इसकी अभी परवरिश करनी होगी। और जो मेरे बच्चे, आजा आजा। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और 18 साल बीत जाते हैं। रमेश और जानकी अपनी बेटियों को याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। जानकी, बताओ भला, आज 18 साल बीत गए, पता नहीं हमारी बेटियां कहाँ और किस हालत में होंगी। पता नहीं, पता नहीं। 18 साल से मेरी आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं। पता नहीं मेरी मासूम बच्चियां जिंदा भी हैं या नहीं और किस हाल में होंगी। हमारी छोटी बेटी सनाया के भरोसे ही लगता है बाकी जीवन बीतेगा। तभी इतने में सनाया आ जाती है। सनाया अपने माता पिता को रोता देख उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, पिताजी, आज आप लोग फिर रो रहे हो? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस वर्षों पुराना वही हमारा दर्दनाक दिन याद आ गया। जब भी वो रात याद आती है ना, आंसू रुकते नहीं है, रुकते नहीं। बेटी तुम परेशान मत हो, तुम जाकर मैंने जो कल कहा था वे शंभू काका से पूछ कर आओ आज। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर शंभू काका से पूछती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना। सनाया इतना कहकर घर से निकल पड़ती है। जब वो रास्ते से जा रही होती है तो उसे एक जगह पर आरुषि मिलती है। आरुषि रो रही थी और गिरधर उससे खेतों में काम करा रहा था। अरे रोना बंद करो, जल्दी से यहाँ से भारी पत्थर उठा, चल जल्दी कर। अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो रात को खाना नहीं मिलेगा, समझे? चलो जल्दी जल्दी करो, नौटंकी मचा रखी है। पिताजी, मैं अभी करती हूँ, बस थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, बहुत थक गई हूँ। कोई पानी वानी नहीं, चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो। ये सब देखकर सनाया से रहा नहीं गया और वो दौड़कर गिरधर के पास पहुंची। अरे ओ इंसान, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक लड़की से ऐसा भारी काम करा रहे हो? लड़की से ऐसा काम नहीं कराना चाहिए। ए लड़की, कौन है रे तू हमारे मामले में बोलने वाली? ये मेरी मर्जी है, चल भाग यहाँ से, अपना रास्ता नाप। फालतू की बात करती है। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन भगवान देख रहा है कि तुम इस बेचारी पर कितना अत्याचार कर रहे हो। अरे आज तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। चल आरुषि, आज के लिए इतना बहुत है, तू यहाँ से हट, और तू भी भाग यहाँ से लड़की, चल भाग यहाँ से। सनाया गुस्से में आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाते ही जहाँ कबीर आराम से पेड़ के नीचे बैठा है, ठंडी हवा चल रही है और वो मजे से मौसम का आनंद ले रहा है। तभी सनाया उस पर बरस पड़ती है।
कितने आलसी हो तुम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे क्या हुआ, क्या क्या बात है? और तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस मौसम का मजा ले रहा हूँ, इसमें क्या बात हो गई? मौसम का मजा ले रहे हो? शर्म करो, वहाँ एक लड़की खेत में हल चला रही है, इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रही है, और तुम एक मर्द होकर यहाँ आंख बंद करके मजे से बैठे हो। ए लड़की, फालतू में दिमाग खराब मत कर, तू जानती नहीं है मुझे, समझी? चल भाग यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। दिमाग खराब कर रही है। कबीर गुस्से में सनाया को वहाँ से भगा देता है। पता नहीं ये अनजान लड़की अचानक आकर मुझे ऐसा क्यों बोलने लग गई। फिर कबीर परेशान होकर आगे बढ़ जाता है। तभी आरुषि दिखाई देती है, जो अभी भी खेत की तरफ काम खत्म कर रही थी। वैसे वो लड़की सच कह रही थी। ये लड़की कितनी मासूम और कितना भारी काम कर रही है। मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे कैसे बात करूं? इसका पिता गिरधर तो इसके साथ ही है। कोई बात नहीं, मुझे इससे बात करनी होगी। फिर आरुषि अपना काम पूरा करके जैसे ही घर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी कबीर चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आरुषि जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है, तभी कबीर भी उसके पीछे पीछे जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बाप कैसा इंसान है ना? भला कोई अपनी बेटी से ऐसा भारी काम कराता है क्या? ऐसा कौन सा बाप करता है भला, बताओ? आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे इतनी प्यार से बात की है, मेरे बारे में पूछा है, वरना आज तक पिताजी के अलावा किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। ये इंसान कितना अच्छा है, वे मेरे पिता हैं और वे जो भी कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। आरुषि इतना कहकर रोते हुए अंदर कमरे में चली जाती है और कबीर भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। कबीर रोज चुपके से आकर आरुषि से बातें करता है। 2 दिन बाद अचानक गिरधर घर पर आता है। आरुषि, आरुषि, अरे चल, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। आरुषि, हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? वहीं जहाँ तेरा असली ठिकाना है। अरे मैं तुझे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। वहाँ के अमीर लोग तुझे अच्छे दामों में खरीदेंगे। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं और ज्यादा काम करूंगी, पर मुझे मत बेचिए। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, तुझे तो चलना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। अरे चल तू, चल चल, नहीं तो। गिरधर गुस्से में आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। आरुषि रोती चिल्लाती है, पर गिरधर नहीं सुनता। कबीर, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही थे जिसने पहली बार मुझसे हमदर्दी दिखाई थी, मुझे अपना समझा था। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई कबीर? गिरधर आरुषि को लेकर गांव से चला जाता है। 2 दिन बाद कबीर हमेशा की तरह चुपके से आरुषि से मिलने आता है और खिड़की के पास जाकर आरुषि को ढूंढता है। आरुषि, आरुषि, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। आरुषि। कबीर को खिड़की के पास आरुषि नहीं मिलती। पूरा कमरा खाली देखकर कबीर परेशान हो गया। अरे ये कहाँ चली गई? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा घर ही खाली पड़ा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? कबीर परेशान होकर बाहर गली में उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ अचानक सनाया आ गई। कबीर सीधे दौड़कर उसके पास जाता है। ए सुनो, तुम उस दिन वाली लड़की हो ना? ये बताओ, तुम्हें पता है वो खिड़की वाली लड़की आरुषि कहाँ गई? वो कहीं मिल नहीं रही, कहीं दिख नहीं रही। मुझे क्या पता कहाँ गई और कौन थी वे? मैं क्या उसकी चौकीदार हूँ? अरे बड़ी अजीब लड़की हो तुम। ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो उस दिन मुझे मर्द होने का इतना बड़ा भाषण क्यों सुनाया था, हैं? अरे बाबा, वह तो मेरी आदत है। मैं दिन में किसी एक इंसान को फालतू का भाषण जरूर सुनाती हूँ। उस दिन तुम्हारा नंबर था तो तुम्हें सुना दिया। इसमें इतना गुस्सा क्यों होना? तुम सच में पागल हो, मेरा दिमाग मत चाटो। कबीर गुस्से में वहाँ से भागता है और आस पड़ोस के लोगों से आरुषि के बारे में पूछने लगता है। सनाया भी मजे लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागी।
कबीर वहीं पास में खड़े एक पड़ोसी कालू से पूछता है। कालू काका, इस घर के लोग कहाँ चले गए? वो लड़की और उसका बाप वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो लोग? देखो बेटा कबीर, वो उसका बाप नहीं था। वो गिरधर तो कोई रहस्यमयी आदमी है। वो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। वो हर साल एक नई लड़की को लाता है, उसे कड़ी मेहनत करना सिखाता है और फिर दूसरे गांव के बड़े बाजार में ले जाकर बेच देता है। हे भगवान, वो लड़की इतने बड़े खतरे में थी और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। छी 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 छी, मुझे अफसोस है कि मैं उसकी आंखों का दर्द पहले क्यों नहीं जान पाया। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं उस लड़की को इस तरह से बिकने नहीं दूंगा। मैं उसे उस दरिंदे से बचाकर ही दम लूंगा। हाँ। कबीर तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी सनाया भी उसके साथ साथ चलने लगी। ए लड़की, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, रास्ता छोड़ो मेरा, जाओ। अरे मैं क्यों भागूं? मुझे भी देखना है कि तुम मुझसे कैसे बचाते हो। और वैसे भी अकेले जाओगे तो रास्ता भूल जाओगे। मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, समझे? हे भगवान, एक तो वो लड़की गायब है, ऊपर से ये मेरा सर पकड़ के मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। अरे चुपचाप घर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, जाओ। नहीं जाऊंगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। चलो चलो जल्दी कदम बढ़ाओ, वरना वे बच्चा चोर लड़की को बेच देगा और तुम यहीं मेरा सर पकड़कर बैठे रह जाओगे। तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी ना तो हम जल्दी पहुंचेंगे। चलो अब। तभी सनाया जैसे ही आगे बढ़ी वो गड्ढे में गिर पड़ी। अरे ये क्या, मैं तो गड्ढे में गिर गई। कबीर मुझे बाहर निकालो। ओहो ठीक है, रुको अभी निकालता हूँ। रुको रुको, अरे रुक जाओ, इतना हलचल मत करो, रुको अभी निकालता हूँ। कबीर उसे निकालने लगता है लेकिन वो नहीं निकल पाती। अब इतने घने जंगल में इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आ गया? जल्दी से निकालो ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है इस गड्ढे में। तभी अचानक झाड़ियों से एक भेड़िया कबीर के सामने खड़ी हो जाती है। कबीर इतना डर जाता है कि खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है। डरपोक कहीं के, एक भेड़िए से डर गए? अरे वो भेड़िया है पागल औरत, उसे देखकर मैं क्या, कोई अच्छे से अच्छा मर्द भी डरेगा। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता भेड़िए से? अरे अगर मैं बाहर होती तो कभी नहीं डरती। तभी इतने में सिया वहाँ आ जाती है। माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? खामखा इन दोनों को डरा दिया। भेड़िया तुरंत पीछे हट जाती है। ये क्या, तुम इस भेड़िए को माँ क्यों कह रही हो? ये मेरी माँ है और बचपन से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। रुको, मैं तुम दोनों का इस गड्ढे में से निकाल देती हूँ। सिया उन दोनों को उस गड्ढे से बाहर निकालती है। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमें किसी की तलाश है, पर पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में होगी। तो तुम एक काम करो, हमारे घर चलो और कुछ दिन वहाँ रहो। यहीं पास ही में एक गुफा है, उसी में मैं और मेरी माँ रहती हैं। वहीं से जिसे ढूंढना है ढूंढ सकते हो। चलो ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम हमारी तरह इंसान हो पर तुम्हारी माँ भेड़िया कैसे हो सकती है? वैसे मुझे नहीं पता, बस यही मेरी माँ है। और अब तुम सब चलो। सिया उन दोनों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। तुम लोग बताओ, आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो? मतलब कि एक आदमी है गिरधर, वो बच्चे चुराकर बाजारों में बेचता है, उसी की हमें तलाश है। वह तो मेरी माँ ढूंढ लेंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? चलो माँ, हमें उस व्यक्ति की तलाश करना है। फिर भेड़िया समझदारी से सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है और सिया भी उसके साथ साथ वहाँ से निकल पड़ती है। मुझे तो घबराहट महसूस हो रही है, क्या ये हमारी मदद कर पाएगा? देखो, एक भेड़िया और एक इंसान, दोनों की माँ बेटी की जोड़ी है। अब शायद हमारी ये दोनों मदद जरूर करेंगे, क्योंकि दोनों का रिश्ता तो बहुत मजबूत लग रहा है। फिर ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते ही सिया भागते हुए कबीर और शनाया के पास आती है। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? क्या बात है? हमें उस आदमी का ठिकाना पता चल गया है। मैं और मेरी माँ ने मिलकर पूरी रात उसकी छानबीन करते करते एक जंगल के गुप्त ठिकाने का पता लगाया है, जहाँ कई सारे आदमी हैं। चलो हम चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर इतने में सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक भेड़िया वहीं रुक जाती है। ये क्या माँ, तुम क्यों नहीं चल रही हो? लगता है ये डर गई है। नहीं, जब भी ये रुक जाती है तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। चलो हम तीनों चलते हैं। माँ तुम जाकर आराम कर लो। भेड़िया वहाँ से वापस चली जाती है और सिया, शनाया और कबीर आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ी ही देर में वो एक झोपड़ी में पहुंचते हैं जहां गिरधर बैठा हुआ था और सामने 2-3 लड़कियां थीं। हाँ, यही वो व्यक्ति है। चलो चलो उसे पकड़ते हैं आज। कबीर झोपड़ी के अंदर जाता है और गिरधर को दबोचकर पकड़ लेता है। जल्दी से इन सबको यहाँ से बाहर निकालो और इसे इसकी सजा मिलेगी। तभी अचानक कबीर गिरधर को छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम हंस क्यों रहे हो कबीर? मुझे यहाँ से आजाद करो। इसने देखो हमें बंदी बना कर रखा है। हाँ, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। अरे मैं इस आदमी को खोज रहा था 5 साल से, ताकि इसका धंधा मैं अपना सकूं। ये तुम क्या कह रहे हो? यानी कि ये सब तुम्हारी चाल थी? तुम ये कह दो कि तुम सब झूठ बोल रहे हो। ना 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 ना, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अरे यही तो सच बोला है अभी तक मैंने। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम लोगों ने तुम पर भरोसा किया और तुम्हारी भरोसे से मैं यहाँ तक इसे बचाने आ गई और तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो अच्छे इंसान थे। अरे मुझे ये सब बकवास नहीं सुनना। अब तुम तीनों में से कोई भी इस झोपड़ी से बाहर नहीं जाएगा, और वो भेड़िया यहाँ का रास्ता भी नहीं जानती है, तो वो यहाँ कभी आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि अब मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां किसी को पता नहीं चलेगा। चलो मेरे साथ, चलो, मैंने कहा चलो। कबीर उन तीनों को वहां से जबरदस्ती ले जाता है और जंगल के बीच एक पुराने खंडहर के पास पहुंच जाता है। बस आज की रात बीत जाए, उसके बाद तो मेरा मकसद जरूर पूरा होगा। फिर ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही सनाया और सिया की आंख लग जाती है। तभी आरुषि उस कमरे से चुपके से निकलकर बाहर बैठे कबीर के पास आती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना तुमने मेरा असली रूप अभी देखा नहीं है। जाओ यहाँ से। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कबीर, मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी। जब मैं तुमसे बिछड़ गई थी तो सोचा था कि कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, और आज मिले भी तो तुम इतने बेगाने क्यों हो गए? अब मिले हो तो भी मेरे नहीं हुए। कबीर बिल्कुल चुप रहता है और आरुषि की तरफ देखता है। एक काम करो, इन दोनों लड़कियों को बेच दो और मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। सोचो, सारी जिंदगी से मेरा अपना कोई भी नहीं है। तुम मेरी पति बन जाओगी तो हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा। मेरी सारी जिंदगी का प्यार तुम्हारे पास सिमट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों लड़कियां तो तुम्हारी मदद कर रही थी, तुम्हें इनके लिए बुरा नहीं लगेगा? कब तक दूसरों के बारे में सोचूं? अब मुझे अपने बारे में सोचना है। बुरा तो लग रहा है, पर अब मैं भी अपनी जिंदगी कुछ दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलो पहले उन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि अगली सुबह सौदा हम उन दोनों का ही करेंगे। चलो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही कमरे के पास जाकर खड़े होते हैं, तभी अंदर सो रही सिया और सनाया की आंखें खुल जाती हैं। अरे आरुषि, ये क्या? तुम वहाँ बाहर क्या कर रही हो? आरुषि बिना कुछ बोले तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। सिया भागकर खिड़की के पास आती है। ये क्या आरुषि, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने हमें बंद कर दिया। अरे हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे और तुम खुद हमारी दुश्मन बन गई। बाहर निकालो हमें। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मेरी माँ तुम लोगों को छोड़ेंगी नहीं। मैं वही करूँगी जो मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं तुम दोनों की बातों में आकर अपने प्रेम को नहीं खो सकती। अब तुम दोनों यही कैद रहकर अपना बाकी जीवन बिताओगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा आरुषि। अब चलो चलो, हम यहाँ से चलते हैं दोनों। जैसे ही इनका सौदा हो जाएगा, उसके बाद तो मैं तुमसे शादी करके अपना एक परिवार बनाकर खुशी खुशी रहूंगा। छोड़ दूंगा ये सब। कबीर और आरुषि वहाँ से निकल पड़ते हैं। कमरे के अंदर दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैं भी किस बेवकूफ की बातों में आ गई। हम इसकी मदद करने आए थे और ये देखो हमें हमारे साथ क्या कर रही है। मेरी माँ भी मेरे लिए कितनी परेशान होगी। अगर मैं अपनी माँ भेड़िए को साथ लेकर आती तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसती। दोनों परेशान हो जाती हैं और ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह आरुषि कबीर के पास बैठी प्यार भरी बातें कर रही होती है। आज तक मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कोई प्यार भरी बातें की, लेकिन आज तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में कोई अगर जगह हो तो बस यही हो। आखिर हमारा सपना सच हो गया। हाँ बिल्कुल, बस एक बार इस कबीले के बड़े मालिक
माँ शारदा से मैं मिल लूं, जो लड़कियों को हमारे देश से भी बाहर भेजता है। अगर उसका पता मुझे मिल जाए ना आरुषि, तो फिर इन छोटे मोटे लोगों से मुझे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हैं? हाँ, क्यों नहीं। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और वो रात भी बीत जाती है। अगली सुबह होते ही वहाँ एक बड़ा सेठ आता है। कबीर, लड़कियां तैयार है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैंने सारा इंतजाम अच्छी तरह से कर दिया है। और हाँ सेठ जी, इस बार मैं कोई कम दाम नहीं लेने वाला। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब चलो, जल्दी से मुझे वो लड़कियां तो दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, चलिए आइए चलते हैं, आइए। फिर कबीर उस सेठ को लेकर खंडहर के अंदर जाने लगता है। आरुषि ये देखकर मन ही मन सोचने लगती है, मुझे जल्दी से करना होगा। मैंने इतने दिनों तक जो संघर्ष किया है, आज वक्त आ गया है मैं इन सब ठगों को अच्छे से मजा चकाऊं। फिर आरुषि फुर्ती से पास के जंगल की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ लाल पत्ती की जहरीली औषधि तोड़ लेती है। फिर वो थोड़ी मिट्टी लेकर उसमें सफेद रंग का जंगली फूल मिलाती है और उसे पीसकर अपने हाथ में रख लेती है। चलो, इतने दिनों तक मेरे उस नकली पिता गिरधर ने जो मुझे ये सब जड़ी बूटी और नकली दवाइयाँ बनानी सिखाई थी, आज उसी कला की मदद से मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर आरुषि वो सब पाउडर इकट्ठा करके चुपके से उस सेठ के पीछे जाती है और अचानक उसकी आंखों में झोंक देती है। सेठ की आंखें बंद हो जाती हैं और वो चिल्लाने लगता है, अरे 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 ये क्या? अरे 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 अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये किसने किया मेरी आंखों में? अरे 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 अरे, ये क्या हो गया सेठ जी? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आरुषि, ये क्या किया तुमने? सेठ जी की आंखों में क्या डाल दिया है ये? अरे नहीं, वह तो गलती से उड़कर कुछ चला गया होगा, मैंने कहाँ कुछ डाला है। कबीर जैसे ही झुककर सेठ की आंखें साफ करने लगता है, इतने में आरुषि वही बची हुई दवा का पाउडर कबीर की आंखों में भी जोर से डाल देती है। नहीं 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 नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया आरुषि। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी आंखें, अरे रे, मेरी आंखों में जलन हो रही है। पानी दो मुझे, पानी दो। आ आ आ आ आ कबीर और सेठ दोनों अपनी आंखें पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं और दर्द से तड़पने लगते हैं। आरुषि तुरंत भाग कर जाती है और कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर से सिया और सनाया बाहर निकलती हैं। ये क्या आरुषि, तुमने तो हमें यहाँ बंद कर दिया था, फिर अब बाहर क्यों निकाला? देखो, अगर उस वक्त मैंने उस कबीर से प्रेम का नाटक ना किया होता तो शायद मैं तुम दोनों को कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकाल पाती। और अब बातें करना बंद करो, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। फिर आरुषि, सिया और सनाया तीनों उस खंडहर से भागकर बाहर आ जाती हैं। वो जैसे तैसे भागते हुए गांव के रास्ते पर पहुंचती हैं कि तभी इतने में रास्ते में सुधा उन्हें देख लेती है। तीनों बहनों को एक साथ देखते ही सुधा डर से कांपने लगी। अरे, ये तीनों बहनें एक साथ कैसे हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बरसों पहले मैंने इन तीनों को अलग किया था और आज वही चेहरा, वही चाल, बिल्कुल माँ जैसी लग रही हैं। एक को तो भेड़िया पालने लगी, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, और एक इस गिरधर व्यापारी के हाथ में थी। सोचा था आज नहीं तो कल इसे बेच ही देगा, लेकिन ये दोनों घूम फिरकर इसी सनाया के पास कैसे आ गई? मुझे इन सबको फिर से अलग करना ही होगा। सुधा गुस्से में पागल होकर उन तीनों के सामने आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बरसों पुराना बदला इस तरह अधूरा नहीं रह सकता। मुझे तुम तीनों बहनों को फिर से अलग करना ही होगा। ये क्या कह रही हो तुम? हम तीनों बहनें हैं? हाँ, तुम तीनों सगी बहनें हो, और बरसों पहले मेरा जो बदला अधूरा रह गया था वो आज भी। अरे ये क्या, मैंने गुस्से में ये क्या बोल दिया? नहीं, ये मुझे नहीं बोलना था। सुधा डरकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है। ये क्या, हमारे माँ पिताजी कौन है? इसका मतलब मेरे माँ पिता ही आप दोनों की असली माँ बाप हैं। चलिए हम जल्दी अपने घर चलते हैं, पिताजी हमें पूरा सच बता देंगे। फिर सनाया, सिया और आरुषि को लेकर वहाँ से निकल पड़ी और अपने घर पहुँच गई। घर के अंदर रमेश और जानकी अपनी खोई हुई बेटियों की याद में फूट फूट कर रो रहे होते हैं।
तुम दोनों कौन हो बेटी? माँ, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि आपकी वही खोई हुई बेटियाँ हैं जिसके लिए आप हर वक्त रोती रहती थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मुझे यकीन है अगर ये दोनों मेरी बेटी होंगी तो दोनों के कंधे पर एक काला बहुत ही बड़ा तिल का निशान होगा। माँ, मेरे कंधे में भी एक निशान है, वह निशान तो मेरे कंधे में भी है। जानकी दोनों के कंधे पर निशान देखती है और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये तो मेरी ही बेटियां हैं, यानी ये सच है। इतने दिनों तक तुम दोनों कहाँ थी? मुझे बहुत तुम दोनों की फिक्र हो रही थी। माँ, मुझे इतने दिनों से एक भेड़िए ने पाला पोसा। मुझे एक बूढ़ी औरत ने कहा भी था कि मेरे माता पिता इसी गांव में हैं। मैंने कई बार ढूंढने की कोशिश भी की पर मुझे नहीं मिले, लेकिन आज अपने परिवार से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आज सच में हमारी असली माता पिता हमें मिल गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। इतने सालों का हमारा सूनापन दूर हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो लगता है जैसे भगवान ने हमारी झोली में जन्नत की सारी खुशियाँ डाल दी हों। फिर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। फिर उस दिन से सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वहीं सुधा को पूरे गांव वालों के सामने लाकर हमेशा के लिए गांव से बाहर निकलवा दिया जाता है।